मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर आप लोगों के सामने प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देरी न करते हुए चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था। बी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था। सी है प्रतिहार वंश का संस्थापक भोज था। और डी है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय था। इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, नीचे दिया गया है आंसर ए। कौन सा आंसर है? ए। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल नहीं था बल्कि गोपाल था। यही गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि विक्रमशिला का निर्माण विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था। यह अलग से भी क्वेश्चन आता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा भोज था और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय था। ये सब सही है, बस इसमें गलत पूछा गया। तो पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, यह गलत है, क्योंकि पाल वंश का संस्थापक गोपाल नामक राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कूट के द्वारा आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। पहला कथन है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सेकंड है तक्षशिला के शासक आंभिक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। और थर्ड है 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर कूट से देना है। सभी सही हैं, केवल 1 और 3 सही है। सी केवल 1 और 2 सही है। डी केवल 2 और 3 सही है। तो इसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है सी। सी में है 1 और 2 सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। और तक्षशिला के शासक आंभिक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। उसने ही भारत में इंटर करने के लिए उसको बुलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झेलम और चिनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था? सिकंदर महान, बी डेरियस तृतीय, सी पोरस और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है सी। पोरस। चेनाब नदी के मध्य और राज्य का शासक झेलम के और चेनाब नदी के मध्य के अनुसार पोरस था, जिससे सिकंदर से युद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर जिस पर मातृदेवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त हुई? वह मुहर जिस पर मातृदेवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया, वो कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी दैमाबाद और डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है डी मोहनजोदड़ो। आंसर दिया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। दूसरा है हर्षवर्धन ने 608 से 642 ईस्वी में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था। और तीसरा है 608 ईस्वी में विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी। इसमें से कौन सा सही है? कूट के द्वारा सही गलत बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल बी यानी सेकंड सही है। सेकंड में क्या राइट किया गया है? हर्षवर्धन ने 608 से 642 ईस्वी में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था, ये सही है। बाकी सब गलत है। कथन सही पूछा गया कूट में, ऑप्शन बी सही है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, बी बंगाली, सी पंजाबी, डी संस्कृत। इसमें से आर्यों की भाषा कौन थी? सबको पता होगा कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। आदि भाषा कही जाती है, देवताओं की देव भाषा भी कही जाती है, गिरवाण भाषा कही जाती है, संस्कृति भाषा थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। हड़प्पा सभ्यता से सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता से हाथी, गाय, एक सिंगी बैल, बाघ। सबसे ज्यादा किसकी आकृतियां हैं? ऑप्शन सी, एक सिंगी बैल का। हड़प्पा में सबसे ज्यादा एक सिंगी बैल का आकृतियां मुहर के रूप में इसकी चित्र मिलते हैं मुहरों पर। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन पूछ रहा है, ना कि हड़प्पा या पाषाण काल। देखो वैदिक कालीन सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है लोहा, बी है कांसा, सी है तांबा और डी है सोना। तो इसका राइट आंसर है तांबा। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक
युग में हुआ था। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो ए है शिवाजी, बी है कृष्णदेवराय, सी है राजेंद्र प्रथम और डी है यशोवर्मन। तो अष्टदिग्गज जो है 8 कवियों का एक समूह था जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में था। तेलुगु भाषा के विद्वान व्यक्तियों को उन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया हुआ था, उसी को अष्टदिग्गज कहते हैं। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो इसका राइट आंसर है बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे आप याद कर लिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, एक साथ ही जोड़ लीजिए। महाराजा धीराज की उपाधि से चंद्रगुप्त प्रथम को सम्मानित किया गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक राजा राम को, या बी बालाजी विश्वनाथ को, या सी बाजीराव प्रथम को, या बालाजी बाजीराव को। तो इसका राइट आंसर है बी बालाजी विश्वनाथ को। किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को। सांची क्यों विख्यात है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर से, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी से, सी गुफा चित्रकारी से, डी अशोक के शिलालेख से। तो सांची का स्तूप फेमस है। स्तूप किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। सांची का क्यों विख्यात है? इसका राइट आंसर है बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी से। सबसे बड़ा बौद्ध गुफाओं का स्तूप है ये, सबसे बड़ा, और इस पे चित्रकारी की गई है। और इसको किसने बनवाया था सांची के स्तूप को? तो अशोक महान ने, यानी अशोक मौर्य ने बनवाया था। अशोक महान भी कहा जाता है, अशोक महान, अशोक मौर्य, देवानामप्रिय, 3 नाम से भी पुकारा जाता है। अशोक सबको पता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए बहुत किया। स्तूप उसको बोलते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के अस्थियों को अवशेषों में पर बनाया जाता था, अवशेषों को वहां पे रखा जाता था स्तूप के नीचे। ऐसे चैत्र होते थे और बिहार होते थे, बिहारों में रहते थे, मठों और बिहारों में बौद्धि लोग रहते थे और चैत्रों में वो लोग पूजा अर्चना करते थे। तो इसको भी समझ लो, चैत्र और बिहार में क्या अंतर है। और स्तूप किसको कहते हैं? जहाँ पे बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता था, उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है जयसिंह, विक्रमादित्य 4, सी सोमेश्वर और पुलकेशिन द्वितीय। इस चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन डी। जैसे कि पता है चालुक्यों पर आक्रमण किया था हर्षवर्धन ने, वही क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय उस समय शासक था। निम्न में से, और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था, जिसका जिक्र कहीं कहीं मिलता है। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया है? निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख के बताइए। ए टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। इसका राइट आंसर है टेराकोटा, ऑप्शन ए टेराकोटा। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता टेराकोटा। अगला प्रश्न है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आया। राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को। आई होप आप लोग को पता होगा इसका आंसर। दोहराया गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आप लोग देते हुए चलिए, कमेंट में देते हुए चलिए, फिर इसका आंसर हम बताते रहेंगे। हम तो बताएंगे ये आंसर, उसके पहले ही आप लोग देख लीजिए कितने प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं सही। तो इसका राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए
और आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं, आंसर दे दे के आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इसलिए हमने प्रैक्टिस लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास हो जाए। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं और चाहे पीसीएस हो, आर हो, ER हो या पीजीटी, टीजीटी, सारे 4 जगहों से क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए इंपॉर्टेंस जो वही दिए हैं, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंस छूटे ना। आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, प्राचीन इतिहास, मॉडर्न, मेडुअल, सबका क्वेश्चन हम लेके आएंगे धीरे धीरे। आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी कीजिए हमको सुझाव के लिए। और प्रश्न का उत्तर आप कमेंट जब भी पढ़ो, जब आप इसको ऑन करो वीडियो, तब भी आंसर आप दे सकते हो। कितने आंसर आपके सही हुए आपको लिखने से बच सकते हैं। कमेंट में आप ABC ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल के उसका ऑप्शन आप बता सकते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? वेरी केयरफुली लिसनिंग कीजिए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, B मौर्य सम्राट अशोक, C बृहद्रथ और D यज्ञ सातकर्णी। तो इसमें राइट आंसर है B। कौन सा है? B मौर्य सम्राट अशोक। जैसे सबको पता है बौद्ध धर्म के महान अनुयायी थे अशोक, तो अशोक इसका, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक और वित्तीय से मुक्त कर दिया था, फ्री कर दिया था मतलब। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। इसका सही आंसर आपको पता हो, अग्नि वेदिकाएं, अन्नागार, इन सबके हम व्याख्या सहित आपको टॉपिक बताएंगे। अभी आपको हम प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जिक्र करते चलना कि अन्नागार कहाँ से मिलता है और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली हैं और अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली, कहाँ से खेती मिलता है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास में जो आते हैं क्वेश्चन, तो बहुतायत मात्रा में आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, B है लोथड़, C है कालीबंगन और D है लोथड़ पाराशर स्मृति। तो इसका राइट आंसर है C कालीबंगन से। कालीबंगन से कालीबंगा या कालीबंगन, तो कालीबंगा का मतलब होता है बांगड़ी। मराठी भाषा में कंगन को, चूड़ी को बांगड़ी बोलते हैं, तो उसी बांगड़ी ये राजस्थान में है कालीबंगा नामक स्थान। तो होता है कि काली काली चूड़ियाँ, उस वहाँ पे काली चूड़ियाँ मिली थी, इस हिसाब से वहाँ का नाम कालीबंगा रख दिया गया है। तो पहली बात तो ये राजस्थान में मिलती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। स्थान कहाँ पे है? राजस्थान। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती? अग्नि वेदिकाएं तो मिलती ही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे खेती के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। यहाँ दुर्ग मिले हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई है, मिली हुई ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। जैसा कि राजस्थान में, राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। यहाँ ऊंट की हड्डियां तब मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शासनकाल से, तो खुदाइयों में पुरातत्व विभाग से मिली हुई हैं। तो ये सब हिस्ट्री के पोर्शन हो गया। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्नि वेदिकाएं, खेती और ऊंट की हड्डियां, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। अब सोचिए कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला था। क्या मिला था? विशाल अन्नागार यहाँ से मिला था। और लोथड़ से तो बहुत चीज़ें मिली हैं, जैसे चावल के साक्ष्य मिले हैं, पोर्ट मिला है, प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट मिला है, और मनके मिले हैं, और लोथड़ जो गुजरात में है, बहुत इसमें 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंस है। और पराशर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है। आप देख लीजिए, कालीबंगा है इसका राइट आंसर। और कालीबंगा इसके अलावा किसके में चीज़ों में इंपॉर्टेंस है? तो ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन आता है विशाल अन्नागार। लोथड़ से आता है पोर्ट ज़्यादातर मात्रा पूछा जाता है कि जहाज, जहाँ से बंदरगाह पहले की, तो कहाँ पे नेचुरल मिले थे? पुरातत्व विभाग में, तो लोथड़ से प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। वैसे बहुत चीज़ें मिली हुई हैं, आपको जब व्याख्या करेंगे इन सब चीज़ों को बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे पहले आप बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ा कीजिए, क्योंकि प्रश्न में नहीं और हाँ, सही और गलत, इससे हम कंफ्यूज होकर आते हुए क्वेश्चन को हम गलत कर देते अक्सर। पहले आप इस पे सर्कल बना लिया करिए या अंडरलाइन कर लो, हमको बताना क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें नहीं पूछा है, थी नहीं पूछा। मिस्र की सभ्यता,
उसी समय जिस समय हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी समय और कौन कौन सी सभ्यताएं पनप रही थी या थी उस समय। तो इसमें ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता और डी क्रीट की सभ्यता। अब इसमें लॉजिक लगाइए कि ज़्यादातर चीज़ें हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, तो इसमें कौन सी नहीं पढ़ते। तो इसका राइट आंसर है क्रीट की सभ्यता नहीं पढ़ते। हम मिस्र की सभ्यता भी पढ़ते हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं और चीन की सभ्यता पढ़ते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत में प्रचलित थी उस समय मिस्र की सभ्यता इराक में थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और चीन में चीन की सभ्यता चल रही थी। ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं कि ये सारी सभ्यताएं समकालीन थी, एक दूसरे से आदान प्रदान व्यापार होता था और यहाँ की मुहरें वहाँ की मुहरें एक दूसरे के स्थान से परिवर्तित पाई गई। तो लगता है कि ईरान इराक चीन से हमारी क्या बहुत प्राचीन काल से है व्यापारिक संबंध था। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास से, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। कोई नया देख रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा आपका आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, निश्चित दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। पहला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबने सुना होगा। आई होप। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो पहला है ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी है तर्कशास्त्र के लिए, सी है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और डी है रसायन विज्ञान के लिए। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन जो आपके लिए लेके आए थे। इसे पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। फिर ऐसे ही नए प्रश्नों को हम लेकर हाजिर होंगे। ये प्रश्न कैसा लगा आपको, महत्वपूर्ण लगा कि नहीं लगा, आप इसको कमेंट में कीजिए। और ऐसे ही और क्वेश्चन लेने के लिए भी हमको कमेंट कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट पे और बना दे प्रैक्टिस शीट, इसके लिए भी हमको कमेंट कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू।